हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए जो इकोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके साइंटिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और अक्सर हर एक एग्ज़ाम में लगभग यूपी ट्रिपल एस सी के 1 या 2 सवाल आता ही आता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते रहेंगे और 1 या 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएँगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे क्वेश्चन पक्का फँसेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल जो थे वो इकोलॉजी टर्म के बारे में बताए थे। सबसे पहले इकोलॉजी टर्म के बारे में बताए थे अर्नस्ट हैकल। फिर दूसरा है एजी टेंसले। एजी टेंसले इकोसिस्टम के बारे में बताए थे। इकोसिस्टम जैसे कि बायोटिक होता है, अबायोटिक होता है, दोनों चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो इकोसिस्टम तैयार होता है, जहाँ पर सजीव, निर्जीव और जो नॉर्मल वेजिटेशन वगैरह होते हैं उसको मिला के एक इकोसिस्टम तैयार होता है। तीसरा है हमारा चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन फूड चेन और नीच के बारे में बताए थे। फूड चेन बेसिकली क्या होता है? फूड चेन होता है एक फूड वेब होता है। तो फूड चेन मतलब जैसे प्रोड्यूसर है वो कैसे खाना बना रहा है, फिर उसके आगे जाएगा, किसी दूसरे प्राणी के पास जाएगा, ट्रॉफिक लेवल में चेंजेस आएंगे। नीच क्या होता है? नीच क्या होता है कि एक पर्सनल एक हैबिटेट होता है, उस हैबिटेट में कौन कौन रह रहा है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, तो उसको हम नीचे बोलते हैं। तो वो चार्ल्स एल्टन का कॉन्सेप्ट था। आगे हम लोग देखेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, वो प्लांट जियोग्राफी के बारे में बताए थे। बेसिकली बायो जियोग्राफी और प्लांट जियोग्राफी के बारे में बताए थे। मतलब इन्वायरमेंटल और वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशनशिप होता है, इन्वायरमेंटल और वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बताए थे। फिर अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन जो होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो बताए थे कार्ल लिनियस। आगे देखेंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन के बारे में बताए थे। फिर सातवां है हमारा रेचल कार्सन। रेचल कार्सन एक काफ़ी प्रसिद्ध महिला थी, जो इकोलॉजिस्ट थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थी, और उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी साइलेंट स्प्रिंग। बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, लगभग सारे एग्ज़ामों में आया हुआ है, मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वो पेस्टिसाइड डीडीटी, जो पेस्टिसाइड होता है डीडीटी, जो बायोमैग्निफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे मनुष्य हों, तो उसके बारे में वो बताई थी। आगे हम लोग देखेंगे लाइबिग। लाइबिक जो दिए थे लॉ ऑफ मिनिमम दिए थे। लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है कि जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है, वो उसमें ये बताया गया है कि कितने तरीके से वो सफिशिएंट है। लॉ ऑफ मिनिमम में बेसिकली हमको ये देखना होता है कि जो तुरंत न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, शॉर्ट सप्लाई होता है जो न्यूट्रिएंट का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कितना ज़्यादा। जो होता है ना कि आप खाने खाने का सामान आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैटर वो नहीं करता है। जब हमें भूख लगा है और तुरंत शॉर्ट सप्लाई क्या होता है, वो मैटर करता है। तो लीबिंग ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। फिर आगे हम लिंडमैन के बारे में जानेंगे, जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी दिए थे। लिंडमैन 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है? जब जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ट्रॉफिक लेवल से जैसे ऊपर जाएंगे तो 10% एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा, हमारे 10% एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा और वो घटते हुए क्रम में चला जाएगा। फिर अगला है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन बेसिकली इको पिरामिड के बारे में बताए थे। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है उसके बारे में बताए थे कि कैसे बायोमास में कैसे पिरामिड बनेगा, वाटर में कैसे बनेगा, या नॉर्मल जो स्थल पर होता है इकोलॉजी बायो एनर्जी का पिरामिड, जैसे कि हमेशा आप देखते हैं कि सीधा होता है, जो पिरामिड होता है हमेशा जो है एनर्जी का सीधा होता है। तो वो चार्ल्स एल्टन इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताए थे। अगला है हमारा नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताए थे। अब सवाल आप लोगों से ये है कि हिंदुस्तान में, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, आप लोग का ये सवाल है। सेल्फोर्ड सेल्फोर्ड बताए थे लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में। लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या होता है कि बेसिकली ये देखा जाता है कि इन्वायरमेंट की स्थिति होती है उसके टॉलरेंस में है कि नहीं। जैसे कि कोई भी प्रजाति है, कोई भी जीव जंतु है, तो कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के हवाएं कैसी चल रही हैं, वहाँ पर जीव जंतु कैसे हैं, तो वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि इन्वायरमेंटल स्थिति या उस समय का फैक्टर क्या है। अगर उसके टॉलरेंस में होगा तब तो चीज़ें सही हैं, टॉलरेंस में अगर नहीं होगा तब तो ये चीज़ें दिक्कत कर देंगी। अब हम लोग देखेंगे इंडियंस के कुछ इंडियंस के बारे में। जैसे रामदेव मिश्रा हैं, उन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं। माधव गाडगिल बेसिकली वेस्टर्न घाट जो है वहाँ के लिए ये रिपोर्ट बनाए थे, तो काफ़ी फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इंडिया के लिए। सलीम अली को हम लोग फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, मतलब बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये पक्षियों से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसर्च किए हैं, तो सलीम अली को हम लोग फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉन्ग और MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा किए थे। फिर अगला है हमारा पॉल बर्ग जो होते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग को हम लोग जानते हैं। फिर अगला है कि एक टर्म था ह्यूगो डो ब्रिस होता है, वो म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताए थे। म्यूटेशन थ्योरी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ह्यूगो डो वेरिस के द्वारा आया हुआ था। अगला जो होगा हमारा हर्बर्ट बॉयज़ एंड स्टैनले कोहेन, वो रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में बताए थे। हर्बर्ट बायर और स्टैनले कोहेन जो थे वो रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में बताए थे। रिकॉम्बिनेंट DNA एक नया टर्म है आजकल का, तो उसको हर्बर्ट बायर एंड स्टैनले कोहेन बताए थे।
फिर जो हमारा सबसे लास्ट होगा वो होगा ग्रेगर मेंडल, जी मेंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, सभी लोग को पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बताया जाता है। और वाटसन एंड क्रिक जो थे डीएनए, जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका जो डबल हेलिकल मॉडल मिला था वो इनके द्वारा दिया गया था। तो वाटसन एंड क्रिक जो थे डीएनए डबल हेलिकल मॉडल इनके द्वारा दिया था। और एक है, एक जेफरी एलन जेफरी जो करके आते हैं, एक जेफरी करके हैं, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताए थे। जो जेफरी साहब हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताए थे। हालांकि वो लेखपाल में आया हुआ था तो वो शायद ना है, इसीलिए मैंने उसको रखा नहीं था। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और उससे रिलेटेड साइंटिस्ट। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।